सभी भैया ध्यान दें, कल हमने आपको एक क्या नाम है मैटर भेजा था, उसको आपने देखा भी होगा, पेयर में लिखा भी होगा, ठीक है। तो हम आपसे कुछ उसमें पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, आधी भेज जिसको आप ध्यान से देखें कॉपी पर। ठीक, ये देखो हम लिख रहे हैं इधर ए प्लस नहीं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। ये आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। ये है क्या? प्रमेय का, याद है। बी क्या है? भाजक। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आप ए में किसका भाग देंगे? बी का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? क्यू बार जाएगा, ठीक है। फिर आप क्यू का बी में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? बी क्यू। घटाओगे तो क्या आएगा? शेष। बोलिए ठीक है कि नहीं आएगा शेष? इस प्रकार आपने प्रमेय का पढ़ी थी। ठीक, अब आप जानिए अचर चर भी आपने पढ़ा है। बोलिए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? भाई पाठ तो आपका लगभग समाप्त हो गया। अब आपको अगले पाठ में ध्यान देना है। तो उस पाठ को पढ़ाने से पहले, अर्थात इस पाठ को पढ़ाने से पहले आपने पूर्व में कक्षा नवम में चर अचर ये सब जानते होंगे, देखा होगा, सुना होगा। तो कुल मिलाकर अब आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, जैसे हमने लिख दिया एक रैखिक समीकरण, ये लिख दिया 2x + 4। बताइए रैखिक बहुपद है कि नहीं है? रैखिक बहुपद है नहीं? यह रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो भाई जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है उससे ही तो आप रैखिक बहुपद कहते हैं। तो घात ही तो 1 मानी जाएगी। अब आपसे हम पूछेंगे कि भैया आप बताओ, अच्छा इसमें कितने पद हैं? तो कक्षा नवम में पढ़ा नहीं है आपने कि इसमें कुल 2 पद हैं, ठीक है। इसमें चर वाला पद कौन है? चर वाला पद आपका ये 2x है। और अचर वाला पद कौन है? भाई 4 है, ठीक है। तो चर और अचर के विषय में आपको पूर्व से जानकारी है, ठीक है। अब आपसे हम कहेंगे कि चर और अचर राशियों का योग, ठीक है। भाई चर और अचर राशि को यदि आप योग कर दें, गुणा कर दें, है ना, भाग दे दें, ठीक है, या घटा लें, क्या करें? घटा भी सकते हैं आप, भाग भी दे सकते हैं। तो बताइए कुछ फाइनली प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा? ठीक है, इत्यादि के संयोग से बने पद क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ये आपने पूर्व में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप जान लीजिए। अच्छा ठीक है, चर और अचर राशियों को आप जोड़ दें या घटा दें या गुणा कर दें, अच्छा भाग दे दें आपस में, तो कुल मिलाकर के जो प्राप्त होगा या जो प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे आप? बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो ये नाम आपने सुना, जैसे आप पढ़ानी है कि 2x + 1, 3x + 5, ये सब क्या है? आपके बीजीय व्यंजक हैं, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक का नाम सुन लिए। आप जानिए 2 बीजीय व्यंजकों का ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर बराबर चिन्ह से पृथक होते हैं, समीकरण कहलाता है ना। 2 बीजीय व्यंजकों का ऐसा कथन, ठीक है, जिसमें एक या एक से अधिक चर बराबर चिन्ह से क्या हो रहे हैं? पृथक हो रहे हैं। तो क्या कहा जाएगा?
समीकरण कहा जाएगा। ये आप पढ़े होंगे, इस प्रकार लिखा हुआ मिला होगा आपको ये। अब आप बताइए समीकरण है कि नहीं। हाँ, अब ये आपका कैसा समीकरण है? आप कहोगे आचार्य जी ये रैखिक समीकरण है। हम आपसे पूछेंगे क्यों रैखिक है? क्योंकि इसकी घात क्या है? अधिकतम 1 है। ठीक है, तो है रैखिक कि नहीं? अब आपसे कहा जाए ये बताओ, अच्छा ये x² + 5 बराबर 0, क्या यह समीकरण है? हाँ, समीकरण है ये, परंतु क्या रैखिक है? नहीं, क्योंकि अधिक से अधिक घात इसकी क्या लिखी हुई? 2 लिखी हुई, होनी कितनी चाहिए? 1 रैखिक के लिए। तो फिर ये रैखिक नहीं, अर्थात तो है क्या ये अरैखिक समीकरण है। ठीक है, ये आप नहीं जानते तो जान लीजिए। ठीक, अब आप जानते हो कि भाई 2 चरों वाले रैखिक समीकरण भी हो सकते हैं। भाई ये तो आपका एक चर वाला तो रैखिक समीकरण है भैया ये। इसमें अचर पद कौन है? +5 है। अचर पद कौन है? +2x है। ठीक है, तो बताओ ये रैखिक है कि नहीं? हाँ, रैखिक है। क्या ये रैखिक है? नहीं, ये रैखिक नहीं है। तो समझ गए ना, चर वाला पद, और ये कौन सा पद है? ये अचर वाला पद है। ठीक है, तो चर और अचर भी आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा पद चर है, कौन सा पद अचर है। अच्छा भैया, जो चर पद है ना, उसमें शायद मुझे लग रहा है एक ही चर x है। ठीक है, मतलब जो ये समीकरण पर ये बनाया लिखा हुआ है हमने, इसमें कितने चर पद हैं? तो आप कहोगे 1 पद है। तो इसमें किस चर राशि का उपयोग है? तो आप कहोगे आचार्य जी x चर राशि का उपयोग है। भैया इसमें 2 चर राशियाँ तो नहीं है, नहीं, इसमें केवल हमें एक ही चर राशि दिख रही है ना। अब आपसे कहा जाए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, क्या कहेंगे? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। अब आप जान रहे हो, पढ़े भी होंगे आप, जिसने 2x + y है ना +5 बराबर 0। अच्छा आप बताओ ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ जी है ही। अच्छा इसमें अचर पद कौन है? तो आप कहोगे +5 है अचर पद। ठीक है, और 2 चर वाले पद कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे 2x एक पद है और एक पद +y है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो हाँ है, क्यों? चर तो इसमें 2 हैं, कौन कौन? x और y। अब आपसे कहा जाए कि ये रैखिक क्यों है? क्योंकि भाई अधिकतम घात क्या है इसकी? 1 ही तो है, तो आप रैखिक ही तो कहोगे। ठीक है भाई, 2 घात किसी में लिखी होती तो चलिए रैखिक नहीं होता भाई, वो अरैखिक होता। तो कुल मिलाकर के ये रैखिक है और 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ax + by + c बराबर 0। मतलब जब आपकी किताब देखी जाएगी, कोई सवाल लगाया जाएगा, उसमें तो देखा जाएगा कि ये इस प्रकार का 2 चरों वाला रैखिक समीकरण आपको मिलेगा। ठीक है, या इसी की चर्चा करनी है। ठीक, अब आप जानिए x एक चर है, एक चर क्या है? y है। अच्छा x का गुणांक इसमें क्या है? a है, और y का गुणांक क्या है? b है। तो a और b क्या है भाई? a और b इसमें क्या है? आप भाई कहा जाए आपसे a और b क्या है? ठीक है, तो आप कहोगे a और b का मान भाई कुछ भी हो सकता है, अर्थात वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। a b a के स्थान पर क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या हो सकती है। b के स्थान पर क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या हो सकती है ना। वास्तविक संख्या आप पढ़े नहीं हो, परिमेय भाई a और b कुछ भी हो सकती है। सी यहाँ पर क्या है? अचर पद है। कुल मिलाकर के जो भी आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखा जाएगा है ना, उसकी तुलना आप इससे करोगे। ठीक है, तो ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का एक प्रकार से क्या है? ये सूत्र है, या कहिए व्यापक रूप है। ये क्या है? ये व्यापक रूप है। ठीक, अब इसकी चर्चा यहाँ समाप्त करके भाई इसकी चर्चा करते हैं। 2x + y + 5 बराबर 0। अब आपसे कहा जाए कि 2x + y बराबर 0 - 5। ठीक है, तो 2x + y बराबर -5 आया कि नहीं आया?
अब आप बताइए क्या समीकरण नहीं? हाँ, ये भी समीकरण है। ठीक है, समीकरण है। ठीक है, तो हमने अचर पद को दूसरी तरफ लिख दिया, अर्थात RHS के पद की तरफ लिख दिया और चर वाले LHS की तरफ लिखे हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि आप क्या इसका हल कर सकते हो या इसका एक ग्राफ बना सकते हो? तो कक्षा 9 में आपको याद होगा ग्राफ बनाया था इसका आपने। ठीक है, क्या बनाया था? इसका ग्राफ बनाया था। अब आपसे कहा जाए इसका ग्राफ बनाओ, तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। आपको याद होगा कि ग्राफ बनाने के लिए हमने इस प्रकार आपको बताया था कि आप क्या करें भाई, कुल मिलाकर इसको हम y का मान निकाल लें तो y का मान क्या आ जाएगा? -5 -2x। ये कोई नया काम नहीं है, आप पूर्व में कर भी चुके हैं। तो y का मान क्या आया? -5 -2x। y बराबर -5 -2x। ठीक है, तो y का मान किसके पदों में है भाई? y का मान x के पदों में है। ठीक है भाई, y का मान किसके पदों में है? x के पदों में, क्योंकि हमारे पास दो ही चर राशियाँ हैं, y और x। तो y का मान हमने निकाला तो किसके पदों में प्राप्त हो गया भाई? x के पदों में प्राप्त हो गया। अब आपसे कहा जाए कि यहाँ लिख दो y बराबर -5 -2x। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं x हम। अब आपसे कहा जाए कि x बराबर 0। अगर x बराबर 0 यहाँ लिख दोगे तो 0 गुणे 2, तो 2 शून्यम 0, है ना? ये तो 0 ही हो गया ये वाला पद। तो y बराबर क्या आ जाएगा भाई? y बराबर -5 आ जाएगा। अब आपसे कहा जाए कि x बराबर भैया 1 लिख लो, तो लिख लो 1, x बराबर 1 लिख लिया, तो x का स्थान पर क्या लिखोगे? 1, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, तो -2 और -5 कितने हो गए? -7। क्यों? क्योंकि दोनों के चिन्ह समान हैं। समान चिन्ह क्या है? जुड़ते हैं। तो इस प्रकार आप से कहा जाए कि आप और मान निकाल लो, तो आप और भी मान निकाल सकते हो, है ना? निकाला भी है आपने, ऐसा नहीं है। अब आपने देखा कि y का मान हमने x के पदों में लिख दिया और x के मान 0 लिख दिया, तो y का मान -5 आ गया। x का मान 1 लिख दिया, तो y का मान क्या आ गया? -7 आ गया। अब आपने सुना होगा, देखा होगा, बनाया होगा, इसका हम लोग क्या बनाते थे? ग्राफ बनाते थे। क्या बनाते थे? ग्राफ बनाते थे। तो आपको ग्राफ बनाना भी आता है, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, ये मोटा मोटा, क्योंकि आपने ग्राफ बनाया है ना? तो अब ऐसा नहीं कि ये अंतिम है भाई, सिखाया जाएगा आपको भाई। ये पटरी से y अक्ष और क्या खींचा था आपने? x अक्ष। ठीक है, इसको ओरिजिनल में बनाना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो एक प्रकार से हम आपको बता रहे हैं पूर्व की स्थिति, पूर्व के बारे में। ये इसका क्या नाम लिखा था? मूल बिंदु। क्या कहा गया था? मूल बिंदु। याद है? x का मान यहाँ क्या होगा? 0। ये ठीक है। अब आप ये है ना, ये क्या खाने हैं? 10 खाने हैं। 10 खाना है। ये कौन सा अच्छा है भैया? x अच्छा। ये कौन सा अच्छा है? y अच्छा है ना? तो मूल बिंदु से दाईं ओर जाओगे तो x का अर्थात x का मान क्या होगा? धन होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इधर जाओगे तो x का मान ऋण में लिखा जाएगा। मूल बिंदु से ऊपर जाओगे तो y का मान धन में लिखा जाएगा। मूल बिंदु से नीचे जाओगे तो y का मान ऋण में लिखा जाएगा। ये पढ़ा है आपने, तो आपको याद होगा x बराबर क्या है? 0 और y बराबर क्या है? -5। ठीक है, तो x बराबर 0 और y बराबर क्या है? -5। 1 2 3 4 5। ये तो ये बिंदु, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? 0, नहीं भाई, आप जान रहे हो y का मान ऋण में है तो नीचे आएगा। अच्छा, कहाँ आएगा? नीचे। ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर, तो 0, -5। ये बिंदु मिला कि नहीं मिला? फिर x का मान क्या है? 1। x का मान 1 है, तो y का मान क्या है? -7। -7 का मतलब समझ रहे हो आप? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1, -7। तो आप देख रहे हो ना, कुल मिलाकर कई बिंदु प्राप्त हो गए? 2। तो इसी प्रकार और बिंदु निकालने के लिए x का मान और रख लें तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब आप ग्राफ बनाओगे, ये मेरा कहने मतलब ग्राफ, ये तो जब आप बनाओगे ग्राफ तो क्या प्राप्त होगी? ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? सीधी रेखा। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि आपका ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो इसके कितने हल होंगे? तो भाई इसके बहुत से हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक।
ठीक है भाई, x का मान कुछ भी लिखते जाओ, y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कोई निश्चित तो है नहीं कि कहाँ तक लिखोगे, जहाँ तक चाहो वहाँ तक लिखो। तो कुल मिला करके दो चरों वाले रैखिक समीकरण को जब आप हल करोगे तो इसके अनंत मान प्राप्त होंगे। कितने मान प्राप्त होंगे? अनंत, अर्थात अनंत हल होंगे। ठीक है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर दो चरों वाले रैखिक समीकरण के, है ना, जब आप ग्राफ बना के हल करोगे तो देखोगे भाई अनेक हल मिलते हैं, बहुत से हल मिलते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हल, जैसे नहीं आपका कहा जाए कि ये इसका हल क्या है, तो आप कहोगे x बराबर 0, y बराबर ऋण 5 है। दूसरा ये भी कह सकता है कि x बराबर 1 है, y बराबर ऋण 7 है। तो इस प्रकार कई लोग कई मान अलग अलग तरह से बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल अनंत होते हैं। ठीक है, इसका हमने ग्राफ बनाना बता दिया, अब आप बनाए भी हैं। ठीक, अब आप जानिए, विचार करिए कि भाई कभी कभी ग्राफ ऐसे बनता है। भाई ये तो हमने एक समीकरण ग्राफ बना दिया, अब आप कोई बालक ऐसे ही बना सकता है। बताओ, अच्छा ये दूसरे समीकरण का ग्राफ हो सकता है कि नहीं? ये भी एक सीधी रेखा ही तो है। तो जब ये सीधी रेखा है तो आप बताइए ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं काट रहे हैं कि नहीं काट रहे? जहाँ काट रहे होंगे वही दोनों समीकरणों का क्या होगा? हल होगा। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राफ तो हम बनाते हैं लेकिन एक समीकरण का ग्राफ ये है और दूसरे समीकरण का ग्राफ ये लीजिए, एक के ऊपर एक, अर्थात ये क्या है? संपाती हैं। कैसे हैं ये? संपाती हैं। और ये जो हमने बनाया था ये क्या है? प्रतिच्छेदी हैं। क्या है ये? प्रतिच्छेदी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं एक समीकरण का तो यूँ प्राप्त हो गया और दूसरा वाला ग्राफ बनाया तो यूँ प्राप्त हो गया। ठीक, तो दोनों समीकरणों के ग्राफ बनाए तो ये भी एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा, लेकिन दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं, ये कभी प्रतिच्छेदित हैं भी नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब हम दोनों समीकरणों के ग्राफ बनाएंगे तो हमें 3 स्थितियां प्राप्त होंगी। अब वो 3 स्थितियां हैं क्या, सब लोग जान लीजिए। ठीक है, प्रतिच्छेदी अगर हैं, प्रतिच्छेदी हैं तो इसका मतलब क्या है? एक हल है, एक कोई निश्चित हल है। तो ये शर्त है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, फिर इसके बाद है संपाती के लिए। किसके लिए? संपाती के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। किसके लिए? संपाती के लिए है। अर्थात संपाती हैं तो अनेक हल होंगे, बहुत से हल होंगे, और प्रतिच्छेदी हैं तो केवल और केवल एक हल होगा। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा आता है, रेखाएं भाई समांतर है हमारी दोनों, तो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अर्थात ऐसी स्थिति में जब समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3 स्थितियां हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये a1/a2 ये b1/b2 क्यों लिख दिया? तो हम कहेंगे बताओ, अच्छा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, बताओ ये पहला समीकरण है कि नहीं? अच्छा a2x प्लस b2y प्लस c2, अब आप बताओ ये दूसरा समीकरण है कि नहीं? भाई समीकरण ऐसे होता है ना, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 3x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0। बताओ ऐसे समीकरण होते कि नहीं होते? पहला समीकरण, ये कौन सा समीकरण? दूसरा समीकरण है। तो ये a1 है और ये क्या है? a2 है। ये क्या है? b1, ये क्या है? b2, ये क्या है? c1, ये क्या है? c2। भाई b1 क्या है? y, पहले समीकरण का जो y है उसका क्या है? गुणांक है b1। a1 क्या है? भाई x का गुणांक है a1, तो a1 x b1 y प्लस c1, तो c1 का मान 5। इसी प्रकार a2x b2y प्लस c2, तो b2 का मान क्या है? -2, c2 का मान क्या है? -1। तो इस प्रकार a1 b1 आपको हमारे समझ में आया होगा कि a1 b1 c1 ये सब क्या है, बोलो बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर के आपके पास अगर 2 समीकरण हैं तो उनको आप हल कर